में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने सत्ता वापसी की है। नायब सिंह सैनी फिर से हरियाणा की कमान संभालने वाले हैं और अब नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण की डेट भी फाइनल हो गई है। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण की तारीख आ चुकी है। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले नायब सैनी आज मनोहर लाल खट्टर से मिलने के लिए उनके नए घर के गृह प्रवेश में पहुंचे। साथ ही जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई। जो सबसे अहम बात रही वो ये कि सैनी ने कहा कि वो पहले 25,000 नौजवानों को नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर देंगे और उसके बाद शपथ लेंगे। मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। इलेक्शन चल रहा था, कांग्रेस पार्टी जो युवाओं की हितैषी पार्टी बनती है वो कोर्ट में गई, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गई और कांग्रेस ने उन युवाओं के सपने को चूर चूर करने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी लग गई। और मुझे युवा भी मिलते भी रहे कि हमारा रिजल्ट निकल जाए, तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि अभी तो रिजल्ट नहीं निकाल सकते, परंतु इतना है कि मैं सख्त बाद में लूँगा, पहले आपका रिजल्ट निकालूंगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और वो आज रात को भी निकल सकता है, कल भी निकल सकता है। मुझे खुशी है हरियाणा के युवाओं को इस बात से अवगत कराते हुए, और उसके बाद हम युवाओं को भी आमंत्रित करेंगे, उनको बुलाएंगे और शपथ लेंगे और उनके बीच में भी जाकर के मैं युवाओं के उनको बिल्कुल अप्रिशिएट हम करेंगे, उनके माँ बाप को भी हम बधाई देंगे। नायब सैनी को आप सुन रहे थे और उनके बात करने के तरीके से बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी बात की उनको बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि कितनी जल्दी शपथ ग्रहण में ले लूं, कितनी जल्दी कुर्सी पर बैठ जाऊं। सुमीर जी, मैं इंटरव्यू याद कर रही हूँ मनोहर लाल खट्टर जी का, जब मैंने हरियाणा चुनाव से काफ़ी पहले 2024 के इलेक्शन के टाइम में इंटरव्यू लिया था, तब उनसे यही पूछा था कि ये गजब की आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। नरेंद्र मोदी जब हरियाणा के इंचार्ज थे, मनोहर लाल खट्टर कंप्यूटर लेकर आए थे और उस कंप्यूटर के जो परमानेंट ऑपरेटर थे वो नायब सिंह सैनी ही थे। ये कांग्रेस और बीजेपी में बेसिक फर्क दिखाई देता है। ये ऐसा लगता है कि वो जिस ब्रांड को लेकर तब चल रहे थे उसी ब्रांड को लेकर आज भी चल रहे हैं। एकता का ब्रांड, ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने का ब्रांड, न्यू ब्रांड ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सबसे बड़ा फर्क की बात करेंगे तो सबसे बड़ा फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय सेवक संघ है, कांग्रेस के पास संघ नहीं है। संगठन की ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास है। संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन सबसे बड़ा होता है और संगठन के प्रति की कोई भी पद दिया जाए तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। ये नहीं है कि मुख्यमंत्री पद से हटाया तो पार्टी छोड़ दी जाती है। ये जो समर्पण है संगठन के प्रति, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और प्रधानमंत्री मोदी उसी संगठन से निचले काम करते करते शीर्ष पद पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जमीनी स्तर पर काम करके ऊपर तक पहुंचने वाले रहे। चाहे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को आप देखेंगे तो लगभग सभी ने जमीनी स्तर पर काम किया है। नायब सिंह सैनी के लिए अब जब दूसरी बार वो शपथ ग्रहण लेंगे तो उन्हें एक बड़ा एक आसानी रहेगी। मनोहर लाल कैबिनेट के और उनके कैबिनेट में ज्यादातर मंत्री चुनाव हार गए, तो अब उन्हें अपने हिसाब से कैबिनेट चुनने के लिए थोड़ी आजादी रहेगी। अब किन किन को मंत्री बनाते हैं, लेकिन अब यह भी है कि राव इंद्रजीत सिंह जैसे नेता भी हैं कि जो दबाव डाल रहे हैं कि उनकी बेटी जो अटेली से जीती है आरती राव, उसको बनाया जाए। लेकिन जिंदल साहब जो भी कुरुक्षेत्र सांसद बने, उनकी कोशिश है कि उनकी मां सावित्री जिंदल, जिन्होंने समर्थन दिया है, पहले मंत्री रही, सावित्री जिंदल भी मंत्री बनने की दावेदारी में है। नहीं, फिर देखिए वो कैबिनेट बनना अलग बात है, लेकिन जो आपने पहले बात बोली थी हर्षवर्धन जी, मैं उस बात को लेकर आपके पास आ रही हूँ कि संगठन सर्वोपरि है, इस विचारधारा के साथ वो चलते हैं। और खट्टर साहब का भी जिक्र किया, अगर खट्टर साहब से मुख्यमंत्री पद ले लिया, उन्हें तो पता था ये पद जाना है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ केंद्रीय कैबिनेट में पद दिया गया। उन्होंने पूरी जी जान लगाकर हरियाणा विधानसभा के लिए भी तैयारी करवाई। शिवराज सिंह चौहान को देख लें, ऐसा कभी लगा ही नहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके बातचीत करने के तौर तरीके में कि उनसे मुख्यमंत्री का पद ले लिया गया है, केंद्र में उनको दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई है। देखिए मीनाक्षी जी, अगर हम कहें कि किसी को कुछ कष्ट नहीं होता है, सब बड़ा एकदम प्रसन्न रहते हैं मुख्यमंत्री कुर्सी से या कहीं से हटा देने, तो फिर हम भी थोड़ा सा कुछ स्वप्न लोक में है, थोड़ा सा आनंद लोक में हम लोग भी हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि क्या उस कुर्सी से हटाए जाने के बाद जो प्रतिक्रिया है उसका अंतर है, निश्चित तौर पर उसका अंतर है। और मनोहर लाल खट्टर जी तो संघ के प्रचारक थे,
उनके मन में क्या कभी कल्पना रही होगी क्या कि कभी वो विधायक भी बनेंगे और पहली बार के विधायक होते ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे? लेकिन रहे ना, लगभग 10 साल रह गए वो। अगर वो केंद्र में मंत्री नहीं भी बनाए जाते, नरेंद्र मोदी कहते कि भाई अब आपको ये काम करना है, ये यहां, उसको भी वो स्वीकार करते। क्योंकि अगर आपको जब ये लगेगा कि हम संगठन की वजह से सब कुछ हैं, तब ये भाव नहीं आता है कि नहीं मुझे कैसे हटा दिया। नायब सिंह सैनी तो वैसे भी अति विनम्र व्यक्ति हैं। पूरे चुनाव में मैं जब भी बात करता रहा तो लोग कहने उनका प्रभाव कैसे देखा, क्योंकि बड़े विनम्र व्यक्ति हैं, सबसे बड़े अच्छे से बात करते हैं। खट्टर जी थोड़ा लाठी वाले अंदाज में बात करते थे, हालांकि वो लाठी ही थी जिसने दिल्ली और हरियाणा को अराजकता से बचा कर रखा। उसका जिक्र मैं बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि बार बार खट्टर जी के ऊपर कई तरह की बातें होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो आज सरकार है उसमें जो बिना खर्ची बिना पर्ची, ये मनोहर लाल खट्टर के समय हुआ। ये सारी चीजें जोड़िए तो क्या है, चाहे खट्टर हो, चाहे सैनी हो, या कल को कोई और हो, एक पॉलिसी है, उस पर सारे के सारे मुख्यमंत्री काम करते हैं। क्या वो बहुत बड़ा बदलाव होता? नहीं होता। दूसरा, कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति कल को आपको टॉप पर दिख सकता है। कांग्रेस में अधिकतर ये नहीं हो पाता है। हो सकता है कोई निकल कर चला जाए, सुशील कुमार शिंदे जैसा व्यक्ति जो बहुत नीचे से उठा हो वहां पहुंच जाए, वरना पारिवारिक लोग, बड़े परिवारों के लोग वही टॉप पर पहुंचते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। मुझे लगता है नायब सिंह सैनी के पास अब बहुत बड़ा अवसर भी है, मंत्रिमंडल भी अपना बनाएंगे, उसमें जो मतलब जिस तरह की मुश्किलें तो होगी, और हो सकता है कि दूसरे राज्यों की तरह भले छोटा राज्य है, कोई उप मुख्यमंत्री का पद भी यहां पर भी वो आए, जैसे चौटाला जी को दिया गया था, तो कोई अपनी पार्टी में ही किसी को दिया जाए। ओबीसी प्रतिनिधित्व तो लेकिन इस वक्त बीजेपी की पॉलिटिक्स में भी दिखाई दे रहा है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भी, जहां पर बहुत जल्द उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। विजयदशमी का आज दिन है, और आज जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री निकलेंगे सड़कों पर, तो एक अलग वेशभूषा में नजर आएंगे। उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने वाले हैं। वो कल दिल्ली आएंगे। कल जेपी नड्डा से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है, उपचुनाव को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन उससे पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ गए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली। मुलाकात तो हुई ही हुई, तस्वीर भी पोस्ट कर दी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों गोरखपुर में चूंकि शक्ति साधना करते हुए उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, और दशहरा का मौका है, वो पूजा अर्चना जब करते हुए दिखाई दिए तो वो किसी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, मठाधीश के तौर पर दिखाई दिए। गोरखपुर में विजयदशमी के मौके पर उनकी छवि जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जब शोभा यात्रा का निकाली जाएगी सड़कों पर, तो उनकी वो जो तस्वीर है, आप माने या ना माने, लेकिन हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने का काम बहुत हद तक कर जाती है, क्योंकि तब वो एक मठाधीश की भूमिका में होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे की भूमिका में नहीं होते हैं। लेकिन समस्या ये है ना अवधेश जी, हिंदू वोट को तो कंसोलिडेट कर लेंगे, लेकिन नेताओं को कंसोलिडेट कैसे करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य पहले अमित शाह से मिलकर चले गए। ब्रिजेश पाठक से यहीं पर इंडिया टीवी पर ही जब हमने सवाल पूछा था, हरियाणा में जहां जहां योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए गए, वहां पर जीत हुई है उम्मीदवार की, तो उन्होंने कह दिया ये टीम एफर्ट है। गुरेज क्यों है अपने सीएम का नाम लेने में? अभी इस समय देखिए, पहले तो ये पूजा की जो बात है वो एक परंपरा है। हर जो भी हमारे देश में जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सबके यहाँ पूजा की परंपरा है। और विजयादशमी कैसे मनाएंगे, और उनके वो पूरे वस्त्र पोशाक वो नियम पूर्वक ही हो सकता है, क्योंकि कर्म कांड कोई भी है इस प्रकार से ना, पूजा की वो एक प्रकार से सर्जरी की तरह होती है कि उसमें एक भी चीरा अगर गलत लग गया तो फिर उल्टा प्रभाव देता है। इसलिए वो कर्म कांड के अनुरूप ही पूरा कर्म कांड करना होगा आपको। उसमें आप कोई भी कमी नहीं कर सकते हैं, वो चाहे वस्त्र का हो, उसमें सामग्रियों का हो, मंत्रों का हो, इवन समय का ध्यान रखना, उसी के हिसाब से आसन बनाना, ये सारी व्यवस्थाएं करनी होती है। तो वो केवल हिंदू वोट की दृष्टि से नहीं है, और योगी आदित्यनाथ कभी छिपाते भी नहीं है, वो स्पष्ट बोलने में है। जहां तक केशव प्रसाद मौर्य जी का प्रश्न है, तो अगर दिल्ली आए हैं और गृह मंत्री से मुलाकात किए हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गुटबंदी और पार्टी बंदी का विषय होगा। और केशव जी ने तो पिछली बैठक में कहा भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश जो है
एकदम उत्तरोत्तर विकास की ओर है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और योगी जी जहां गए थे वहां उसका प्रभाव है। लेकिन यह बात भी सही है कि अगर टीम एफर्ट नहीं हो तो कोई किसी एक व्यक्ति के भाषण से जाकर के कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता है। भाषण जो होता है वो तात्कालिक रूप से उत्प्रेरित करता है आपको, आपके मन में कोई भ्रम है लेकिन तो वो भ्रम को दूर करता है। ओपिनियन, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, मैं दोबारा आप ही के पास आ रही हूँ। माना कि टीम एफर्ट ही काम करती है, कि कोई एक अकेला जीत नहीं दिला सकता, लेकिन जब श्रेय देने की बात थी तो उस श्रेय में योगी आदित्यनाथ का नाम लेने में गुरेज क्यों है? मेरा सवाल इस पर था। अब इसका उत्तर वही देंगे, लेकिन टीम योगी आदित्यनाथ भी एक टीम के ही भाग हैं। और इस समय मुझे नहीं लगता है कि इतने लोग वहां कार्यक्रम करने गए हैं अलग अलग नेताओं को कोई श्रेय देने की। लेकिन योगी जी गए, मेरे से पूछेंगे तो जो कुछ उन्होंने भाषण दिया, जो कुछ भाषण दिया उसका एक असर उस क्षेत्र में सकारात्मक हुआ, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह आया और उसकी भी हरियाणा चुनाव के निर्धारण में भूमिका थी। और इतना किसी को कहने में समस्या नहीं होनी चाहिए। वही तो मेरा सवाल है विजय जी। जब आपको पता हो कि बहुत जल्द उपचुनाव होने वाले हैं, आपको पता है हिंदू कंसोलिडेटेड वोट के साथ साथ टीम एफर्ट, नेतृत्व क्षमता, सबकी ताकत एक साथ दिखाई देनी बहुत जरूरी है, तब आप क्रेडिट अगर नहीं देना चाहें तो क्या ये ठीक बात है? टीम एकजुट दिखाई देती है? पता नहीं टीम की तो पता नहीं, मैं ये अभी तस्वीर देख रहा था, इसमें वेरी हैप्पी ना, हैप्पी, उसके पीछे चाणक्य की तस्वीर लगी हुई है। जो फोटो है उस फ्रेम में चाणक्य वहां पर तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीर के आगे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह जी, वो दिखाई दे रहे हैं। तो उनके साथ कोई मुलाकात और उसकी तस्वीर पोस्ट होने को कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते कि नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। उसके कुछ मायने होते हैं, अब क्या मायने हैं क्या नहीं है वो ठीक है, लेकिन ये बात साफ है कि अब जब उपचुनाव हो रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बहुत प्रेस्टिजियस है, खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को परेशान किया है, जाहिर है। तो अब ये मौका है कि कम से कम ये जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन करे। सबसे ज़्यादा फोकस तो उनका मिल्कीपुर को लेकर है ही, लेकिन सभी 10 सीटों पर है। भले ही ये कहें आज हम कि उसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा जी। आज पूरी टीम को, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो ब्रजेश पाठक साहब हो या मुख्यमंत्री जी के पास तो जिम्मेदारी है ही सब कुछ, लेकिन टीम एफर्ट के तौर पर। और मुझे लगता है कि अमित शाह से मुलाकात भी यदि केशव जी की हुई है तो उसमें भी उन्होंने ये बात कही होगी कि पहले चुनाव पर ध्यान दिया जाए जी, और उस चुनाव को कैसे जीतना है इस पर बात करनी चाहिए। और उसके बाद आज जो कल जो हैं योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं, तो इन सब चीजों का कोई तो कनेक्शन है ना। और कोई भी प्रदेश का बड़ा नेता आएगा तो केंद्रीय नेतृत्व से मिलता है, आने के पहले ही फोन करते हैं। योगी जी भी आते हैं तो पहले से फोन कर देते हैं कौन कौन लोग उपलब्ध हैं आज, उस समय मुलाकात हो जाए। ये एक स्वाभाविक स्थिति होती है और मिलने की तस्वीर डालना जो है वो भी एक स्वाभाविक है। बिल्कुल, पूरी राजनीति स्वाभाविक है। योगी आदित्यनाथ अच्छा, बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। एक पंक्ति में तुमने जो है बात महाराष्ट्र की हो जाए सर, समय की कमी है। महाराष्ट्र, लेकिन ये जो तुम्हारा स्वाभाविक है, ये बहुत अच्छा, ये एक शब्द जो है कहानी कुर्सी में जो है रंग ला दिया, इसको तो मैं स्वीकार करूंगा। सब कुछ राजनीति में स्वाभाविक है। ये वो किसी समाचार से और समाचार से कम नहीं है, बिना कुछ वेरी नेचुरल सर, ये नेचुरल रिएक्शन ही था, नो पॉलिटिक्स बिहाइंड इट। सो बात महाराष्ट्र की भी हो जाए, महाराष्ट्र में बात महाराष्ट्र की हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए हर्षवर्धन जी, जो सबसे बड़ा नुकसान 2024 के चुनाव में हुआ है, उत्तर प्रदेश से जो झटका लगा, ठीक वैसे ही झटका महाराष्ट्र से भी लगा। विजयदशमी का पर्व है, उद्धव शिंदे दोनों हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। आप क्या देख रहे हैं महाराष्ट्र में? नहीं, देखिए एक तो ये कि विजयदशमी के पर्व के बहाने हिंदू वोट लाने की कोशिश अगर सिर्फ कोई करेगा तो कोई सफल नहीं होगा। फिर वो चाहे एकनाथ शिंदे हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, किसी पर्व के बहाने हिंदू वोट लाने की कोशिश, या किसी एक समय में तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या टेम्पल रन किया था राहुल गांधी ने। अभी मध्य प्रदेश में नर्मदा आरती से लेकर क्या कुछ नहीं किया था प्रियंका ने। तो
ये जो आप किसी एक खास समय पर हिंदू बन जाएंगे और कहेंगे कि, तो वो कठिन होता है। बाला साहब ठाकरे विजयादशमी की दशहरा रैली उनकी होती थी और वो बड़ी, जिसको कहें कि जैसे संघ प्रमुख कहते हैं तो स्वयंसेवकों के लिए पाथेय होता है, वैसे ही शिव सैनिकों के लिए और देश के लोगों के लिए कि बाला साहब क्या बोलने जा रहे हैं, महाराष्ट्र की जो हिंदू राजनीति है वो किधर जाने जा रही। लेकिन अब इसको कोई भी क्या ले आ पा रहा है क्या विरासत के तौर पर? तो न एकनाथ शिंदे ले आ पा रहे हैं, न उद्धव ठाकरे ले आ पा रहे हैं। और अगर शिवसेना पार्टी के तौर पर कहें तो वो तो एकनाथ शिंदे के पास है, उद्धव ठाकरे के पास तो सिर्फ परिवार की विरासत है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में मेरी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से थोड़ी दूसरी है। हिंदू वोट के लिए उसे कोई एकनाथ शिंदे या कोई उसकी जरूरत नहीं। मेरी चिंता यह है जो मदरसा के जो टीचर हैं उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे इसमें क्या है भाई, ठीक है मदरसा की बढ़ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से जब उसी राह पर चलती है, और ये सच ये है कि इसको अजीत पवार ने दबाव बनाकर ये एजेंडा चलाया। अब इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे अजीत पवार बजट में अगर डलवा रहे हैं तो। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के लिहाज से आप देखिए, अपने वोट बैंक को जो पहले कहा 10% हम कैंडिडेट देंगे, अब मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ा दी। भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक के लिए क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। लोकसभा में अभी अभी ये दूध के जले हैं थोड़ा। ठीक है, देखते हैं कि फूंक कर पी पाते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये चुनाव भी दंश दे दे, जला दे।